हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आवर्धन के बारे में। क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा क्या करता है, पूछता रहता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे फिगर के माध्यम से। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे आवर्धन किसे कहते हैं, और इस वीडियो में हम आवर्धन सूत्र जो कि होता है m बराबर -v/u वो भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आवर्धन को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्निफिकेशन, यानी कि इसका जो अंग्रेजी का शुरू होता है वो किससे होता है, m से होता है। इसलिए आवर्धन को m द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी कि आवर्धन को दर्शाना होता है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, m का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे आवर्धन का परिभाषा यानी कि डिफिनीशन। आवर्धन का डिफिनीशन बोलता क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे m द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम इसको अगर फिगर के माध्यम से समझना चाहें, देखिए ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। ए बी क्या है, एक वस्तु है जिसका उल्टा प्रतिबिंब क्या बनता है, डी और ई बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, यानी कि जो नीचे वाला ये प्रतिबिंब आप लोग देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई और साथ ही साथ वस्तु की ऊंचाई के अनुपात मतलब होता है बटा। अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, m द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें किसका, आवर्धन का, तो हम क्या लिखेंगे, आवर्धन m बराबर लिखेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे में बटा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब देखिए, अब ये तो रहा हमने हिंदी में लिखा। अब इसका अगर दूसरे तरीके से हमको फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को, देखिए इसको h डैश कहा जाता है। ठीक है, और जो वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जो वस्तु की ऊंचाई है उसको h कहा जाता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा प्रतिबिंब आता है, उसके बाद वस्तु आता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे h डैश बटा में h। तो इस प्रकार से आप भी क्या करते हैं, आवर्धन को सूचित कर सकते हैं। या एक और दूसरा तरीका से आप सूचित कर सकते हैं, लिख m बराबर -v/u। ठीक है, जहाँ पर v क्या है, प्रतिबिंब का दूरी। ठीक है, और u क्या है, यहाँ से देखिए इस फिगर में यहाँ पर ध्रुव होता है, ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है इसको क्या कहा जाता है, u कहा जाता है, और प्रतिबिंब की दूरी को v कहा जाता है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो m बराबर लिख सकते हैं -v/u। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आवर्धन को दर्शा सकते हैं, एक हिंदी के माध्यम से या दो सूत्र के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा हमारा आवर्धन कि आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आवर्धन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने से पहले हम एक बात को समझते हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है आवर्धन का। अगर आप प्रश्न देता है परीक्षा में तो किस प्रकार से देता है, देखिए प्रश्न देगा सिद्ध करे कि m बराबर -v/u, या दूसरे तरीका से पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में m v तथा u के बीच क्या कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। जहाँ पर m क्या है, आवर्धन है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, डिस्टेंस है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। कहाँ से, तो इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पोल होता है p, ध्रुव इसको कहा जाता है। पोल से जो वस्तु का डिस्टेंस होता है उसको u कहा जाता है, और प्रतिबिंब के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, v कहा जाता है। तो m बराबर -v/u में क्या करना है हमको, मतलब कि संबंध स्थापित करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर को बनाएंगे। फिगर कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से एक अवतल दर्पण लेंगे, प्रधान अक्ष को खींचेंगे, यहाँ पर पोल होता है, और दर्पण को हम लोग y डैश क्या कर लेंगे, मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है C वक्रता केंद्र,
और C और F के बीच में हम क्या करेंगे, एक वस्तु को रखेंगे। हमेशा याद कर लीजिए, जब आवर्धन का हम लोग फार्मूला सिद्ध करेंगे तो हम क्या करेंगे, C और F के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम वस्तु को रखेंगे तो देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के कम से कम उस वस्तु से दो क्या किया जाता है, रेखा को भेजा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेखा बोल सकते हैं, किरण बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक किरण को हमने दर्पण पे भेजा। प्रधान अक्ष के समांतर जब हम एक किरण को भेजते हैं तो क्या होता है, फोकस से गुजरने के बाद निकल जाता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखना चाहें तो एक किरण को हम लोग ध्रुव पे भेजते हैं, पोल पर। तो पोल पे जो जाता है किरण, वो उतना ही डिग्री का कोण बनाकर यानी कि एंगल बनाकर निकल जाता है। यानी कि दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और बराबर कोण बनाकर निकल जाता है। अब दोनों किरण कहीं पर क्या होता है, कहीं बिंदु पर मिलता है और यहाँ पर प्रतिबिंब का हमारा निर्माण होता है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब हमारा निर्माण होता है वो कहाँ पर बनता है, C, और C से पीछे की सारी दूरियाँ क्या होती है, अनंत कहलाती है। तो C और अनंत के बीच में हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से इसका फिगर आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। अब फिगर बनाने के बाद क्या आपको करना है, अब जितने भी चीज़ों को हमने यहाँ पर लिखा है उसको मान लेंगे। किस प्रकार से, तो देखिए, तो यहाँ पे हमने जो जो चीज़ों को माना है उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो माना कि वाई वाई डैश एक अवतल दर्पण है, वाई वाई डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ए बी क्या है, वस्तु है जिसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और हमेशा उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब क्या है, DE है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, अब आप 10 क्लास में एक नियम पढ़ेंगे, मैथ में पढ़े होंगे, समरूप का, ठीक है। दो त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं तो उनका जो कर्ण होता है, पहले त्रिभुज के कर्ण बटा में दूसरे त्रिभुज का कर्ण लिख सकते हैं हम लोग, या पहले त्रिभुज का, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम देखना चाहें, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ये है जिसका नाम है ABC, यहाँ पे एक और त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, MNQ। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप होते हैं, तो इसके लंब के बटे में लंब लिख सकते हैं, आधार के बटे में आधार लिख सकते हैं, और कर्ण के बटे में कर्ण लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से समरूप त्रिभुजों का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से, एक त्रिभुज का नाम है DEP। यहाँ पे एक त्रिभुज देखिए जिसका नाम है DEP, ये बड़ा वाला नीचे वाला त्रिभुज। अब हम नीचे वाला ही क्यों लेंगे, ऊपर वाला क्यों नहीं, क्योंकि हम आवर्धन जब भी पढ़ते हैं तो हम पहले बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब हमारे नीचे बना है, उसके बाद वस्तु बना है। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, तो प्रतिबिंब का त्रिभुज लेंगे, उसके बाद वस्तु का त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे DEP और एक त्रिभुज का नाम है ABP, यानी कि ये ऊपर वाला त्रिभुज। तो यहाँ पे दो त्रिभुज को हम क्या करेंगे, आपस में समरूप कर देंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। कैसे समरूप है, देखिए, ये दो समरूप होने के लिए कम से कम दो शर्त होना चाहिए, दो कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में 90 डिग्री कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज DEP समरूप, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज ABP। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो इसके लंब के बटे में लंब, आधार के बटे में आधार, कर्ण के बटे में कर्ण हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए, DE क्या है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, लंब है, और इस त्रिभुज में भी ये लंब है। तो लंब के बटे में हम क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे, यानी कि DE बटे में AB, ठीक है, बराबर DP। ये देखिए, इस त्रिभुज का ये आधार है, क्योंकि यहाँ पर लंब गिरा है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और इस त्रिभुज के लिए ये आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DP बटे में, इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है, तो यहाँ से इस त्रिभुज का आधार AP, क्या है, AP। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AP। अब यहाँ पर हमारा समीकरण तैयार हो गया। तो यहाँ पर समीकरण तैयार होने के बाद अब हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का नियम लगाएंगे। किस चीज़ का लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी से, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से हम नियम लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती है, और प्रधान अक्ष के नीचे की सभी दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बायां तरफ
बायां तरफ की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं, और ध्रुव से दाएं तरफ की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करना है, वस्तु की दूरी, वस्तु ये है क्योंकि यहाँ पर वस्तु रखा गया है, तो वस्तु की दूरी पोल से, यहाँ पर पोल है तो वस्तु की दूरी क्या है, ए और पी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी का नाम है ए पी। ए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पोल से पीछे की दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और वस्तु की जो दूरी होती है उसको यू द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और ये पीछे ऋणात्मक है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। उसके बाद हम लिखेंगे वस्तु की, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई देखिए, वस्तु की ऊंचाई क्या है, ए बी है, तो हम यहाँ पर ए बी लिख देंगे। और वस्तु की ऊंचाई को मैंने अभी ही बताया कि एच द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और वस्तु की ऊंचाई ऊपर यानी कि प्रधानांश के ऊपर है, तो ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे। ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ पर दो चीज़ हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी कहने का मतलब है कि यहाँ से डी, यहाँ से इससे लेकर पोल तक की दूरी, ये इसकी दूरी हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे हम डी पी क्या करेंगे, डी पी। और मैंने अभी बताया कि जो डी पी यानी कि जो दूरी होती है प्रतिबिंब की, उसको हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं। और ये क्या कहाँ पर है, तो ये है हम लोग का पी से यानी कि पोल से पीछे की तरफ, तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। ठीक है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की तरफ है, तो प्रधानांश की नीचे की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और इसको एच डैश द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो हमें यहाँ पर एच डैश लिख देंगे और नीचे है तो माइनस। अब बस कुछ नहीं करना है, इस पूरे मान को हमको इस समीकरण में पुट करना है यानी कि रखना है। तो यहाँ पे देखिए डी का मान क्या है, माइनस एच डैश, फिर बटा है तो बटा दे देंगे। उसके बाद ए बी का मान कितना है, प्लस एच बराबर। ठीक है। उसके बाद डी पी कितना है, डी पी माइनस बी है, और ए पी कितना है, तो माइनस यू है। माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, उसके बाद हम आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम देखिए या का चिन्ह देंगे, माइनस एच डैश बटे में एच, यहाँ पे बराबर। उसके बाद ये माइनस माइनस तो कट गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, भी बटे में यू। ठीक है। अब यहाँ पर बटने के बाद यहाँ पर इसको मैं आगे हल कर देता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए, अब माइनस एच डैश और बटे में एच, इसको किस ABCD के अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा है कि एच डैश बटे में एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम यानी कि आवर्धन कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जगह पे जहाँ पर एच डैश बटे में एच है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। ठीक है। एम बराबर और भी बटे यू। अब देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एच डैश बटे में एच के बदले में क्या आया है, एम आया है, लेकिन माइनस जो है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और माइनस हमारा काम है इधर, क्योंकि m बराबर माइनस भी बटे यू सिद्ध करना है, तो माइनस यहाँ से उठकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी में लग जाएगा, तो माइनस भी बटे यू। यहाँ पर जो हमारा है वो फाइनल समीकरण क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमारा जो आवर्धन का फॉर्मूला है वो फिगर के माध्यम से हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। आप अच्छे से पहले फिगर को बना लीजिए, उसके बाद जो समीकरण का इसका डिफिनीशन है उसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। अब मैं आवर्धन के बारे में एक दो बात आपको और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। आइए, अगर कभी भी एक बात याद रख लीजिए, अगर आवर्धन का चिन्ह माइनस देता है, यानी कि m बराबर यहाँ पर माइनस कुछ भी देता है और यहाँ पर कुछ भी अंक दे दे या ABCD का अक्षर दे दे, तो अगर वो माइनस आप लोग देखना है, यानी कि आवर्धन का चिन्ह क्या होता है, m बराबर ऋणात्मक होता है, तो हमेशा जो प्रतिबिंब हमारा बनता है, क्या बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, और साथ ही साथ वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा,
वास्तविक, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आवर्धन का चिन्ह धनात्मक देता है, धनात्मक यानी कि प्लस में दे देता है, ठीक है। तो अगर m बराबर प्लस दे देता है तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए m बराबर मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर +2, यानी कि मैं बोल देता हूँ कि m का जो मान है, आवर्धन का मान है वो +2 है। तो आप बताइए कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मैंने अभी बताया कि अगर m का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और साथ ही साथ वो काल्पनिक बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, और साथ ही साथ कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए m बराबर मैं -1 दे देता हूँ, यानी कि m आवर्धन का चिन्ह क्या दे देता हूँ, ऋणात्मक दे देता हूँ, तो कभी भी ऋणात्मक जो साइन आ जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होता है होगा कैसा होगा, उल्टा होगा। और साथ ही साथ उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही क्या समझें, ज़रूरी समझें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आप क्लास 12th में भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्लास 10th में भी जाएंगे, जब बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सेम तरीक़ा से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो इस बात का आप लोग क्या करना है, ध्यान देना है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको आवर्धन का सूत्र बताया, आवर्धन किसे कहते हैं, और उसके कुछ 1-2 टॉपिक जो होते हैं उसको हमने बता दिया। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में कोई और साइंस का टॉपिक लेकर। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।